नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं और आपके चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की में करती चली जा रही है। और ये बिल्कुल लड़ाई है कि आरएसएस के कब्जे में संस्थान ना है और संस्थान सरकार के हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन भी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जंग की बात तो उन्होंने नहीं की। मुझे लगता है कि जिस तरह की शब्दावली को तोड़ मरोड़ कर पहले भी पेश किया गया उसी तरह से पेश किया जा रहा है। मुझे केवल ये बताइए, जो संस्थान जिसको ये आरएसएस कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आरएसएस दलगत है ही नहीं। आरएसएस तो अपने आप में दलदल है और दलदल में जाकर जिस तरह की बातचीत होती है वो पूरा देश जानता है। जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि देश आज़ाद ही तब हुआ है जब राम मंदिर बन गया है, क्या रोमाना जी आप इस बात से सहमत हैं? सर, मैं उस पहलू पर आगे आ जाऊंगी। मोदी जी किसी मैं उस हिस्से पर आऊंगी सर, लेकिन फिलहाल मैं जिस मुद्दे पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, प्लीज मुझे उस पर जवाब दीजिए। आप लोगों को मैंने इसीलिए राकेश सिन्हा जी को बुलाया है। मैं मोहन भागवत जी के उस बयान पर राकेश जी से पूछूंगी सवाल, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, आपने क्योंकि कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उसको सही संदर्भ में समझिए। तो राहुल गांधी अंग्रेजी में कहते हैं, मैं पढ़ देती हूँ दर्शकों के लिए, वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। तो सर, इसका मतलब क्या होता है? एक बार जरा सुना देते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, दर्शकों के लिए भी आसानी हो जाएगी समझने में, और फिर आप जवाब जरूर दीजिएगा। सुना दीजिए राहुल गांधी का बयान। रोमाना जी देखिए, do not think we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. That do not think we are fighting a तो आलोक जी, अगर देश के हर संस्थान के खिलाफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो सर कुछ बचा ही नहीं, फिर लोकतंत्र तो भूल जाएंगे, फिर तो अराजकता है, फिर तो देश तैयार हो जाए कि राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के साथ साथ देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अब सड़क पर उतरेंगे, अराजकता फैलाएंगे। इसी दिशा में जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कोई भी बिकाऊ या गोदी मीडिया होगा तो जरूर वो इसका यही इंटरप्रिटेशन करेगा जो आपने किया। और मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं उसको शायद आप संदर्भ को समझना ही नहीं चाहती। मुझे सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़े। मैं फिर कहूंगा, आप कीजिए सर, और मैं इस पर बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरा दर्शक जानता है कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसके पीछे बोलेंगी महत्वता क्या है और वो क्यों जरूरी है। ठीक है सर, आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आलोक जी, दर्शक समझ रहा है कि आप किस तरीके से राहुल गांधी के बचाव में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं सर। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर हमला कर लो, मीडिया को बुरा भला कह लीजिए सर, लेकिन जवाब दे दीजिए। रोमाना जी, एंकर को इतना बोलना ही नहीं पड़ता है। अगर वो एजेंडा नहीं चला रहा हो तो, एजेंडा चला रहा होगा एंकर तो उसको अपनी बात रखनी पड़ेगी इस ढंग से, और दर्शक इस बात को के पास भी अगर जवाब हो सर तो उसको एंकर को ऐसे कटघरे में खड़ा नहीं करना पड़ता, वो तथ्यों के साथ वो जवाब दे देता है। एंकर, अरे भाई सुनिए ना, दर्शक देख रहे हैं कि कौन बोलने नहीं दे रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से शब्दावली को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि कौन जवाब नहीं दे रहा, एजेंडा कैसे चल रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि मेहमान किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जवाब दे दीजिए साहब, जवाब दे दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपने 5 बार कहा जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं बहरा नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। दर्शक ये भी जानता है कि हिंदुस्तान के मीडिया का एक वर्ग पूरी तरह से बिक चुका है। अब वापस आता हूं मुद्दे पर। मैं आप और सख्त टिप्पणी करवाना चाहेंगे तो मैं मजबूर होकर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बोली। सवाल पूछने वाला उत्तर देने वाले से ज्यादा बोलता है।
तो एजेंडा कहते हैं उसको। वापस आता हूं, उन्होंने कहा कि तमाम जो संस्थान है वो बीजेपी ने कैप्चर किए, ठीक है, बीजेपी की पार्टी है। उसके बाद आरएसएस ने तमाम संस्थानों को कैप्चर किया, और कहीं ना कहीं वो तमाम जो संस्थान है वो सरकार का हिस्सा है। और ये संदर्भ में किसमें कहा गया? इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरा बयान आप दिखाएंगे नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के संदर्भ में वोटर लिस्ट देने से कि लोकसभा में कौन से वोटर थे और विधानसभा में कौन से वोटर थे, वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया। हिंदुस्तान का कोई चैनल उस पार्ट को नहीं चला रहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ रहा है। और लड़ने का मतलब यह नहीं होता तलवार लेके लड़ा जाता है, संवैधानिक तरीके हैं और लड़ रहे हैं हम, और पूरी तरह से लड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान के मीडिया से भी लड़ रहे हैं हम। मैं वापस आता हूं, अब जो लोग ये कहते हैं कि तिरंगे को हम नहीं मानेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मांगेंगे, संविधान अपशुगन है, वो लोग आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। हमने लोकतंत्र दिया इस देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने। आज उस लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा फर्ज है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुका है। अब वापस आता हूं मैं, जिन लोगों ने यह कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद होनी चाहिए, जो लोग बुलबुल पर बैठकर जिस तरह से मुखबरी करते थे, उनका क्या इतिहास है? आज भी वो लोग तमाम संस्थाओं को कब्जा करके बैठे हैं। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तमाम लिस्ट उठाकर देखिए, या तो वो एबीवीपी के तमाम लोगों से जुड़े रहे हैं, आरएसएस की रिकमेंडेशन रही है, या बीजेपी की रिकमेंडेशन है। गौरव भाटिया जी तो वकील हैं, जरा लिस्ट उठाकर देख लीजिए। जुडिशियरी से लेकर मीडिया में आज जो स्तुति मोदी जी की नहीं करेगा, नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो स्तुति करेगा उसको 15 दिन में आज तक से एबीपी से आज तक सब चैनल मिल जाएंगे। आप मुझे जानते होंगे, मैं पिछले 15 साल से मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूं। जो दुर्भाग्य मैंने देखा है मीडिया का, अब वापस आता हूं, सुनिए ना रोमाना जी, आपने गलती कर दी शुरू में, आपने मुझे छेड़ दिया, आप मुझे शांति बात रख दी है, और जवाब देने की बजाय आप जो है यहाँ पर वॉटअबाउटी करते हुए नजर आए। नहीं सर, मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुनी यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस जो है मुझे नजर ही नहीं आई। राकेश सिन्हा जी, मुझे एक बार भी वो जवाब नहीं मिला, और आलोक शर्मा जी मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं सुन नहीं रही हूं चुपचाप। मैंने अब प्रवचन देने के लिए तो नहीं बुलाया सर, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, उनका काम है, वो विपक्ष के अंदर है, वो आरएसएस की आलोचना करें, जो वो करते आए हैं सर, उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आज तकलीफ एक भारतीय नागरिक के तौर पर इस बात की मुझे हो रही है कि साहब राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी का विरोध करते करते देश की सरकार और देश उस पर फर्क करना ही भूल गए। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? मतलब वो आरएसएस, वो बीजेपी और वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे सर? क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? उनकी अज्ञानता आपको नजर आती है, या फिर ये आती चतुराई है राहुल गांधी की, उनको लग रहा है कि इसी से उनको फायदा मिलेगा? राकेश सिन्हा जी, आपका आंकलन। देखिए, एक बात जान लीजिए कि राज्य और सरकार में अंतर होता है। सही। यह एक सामान्य समाज अध्ययन पढ़ने वाला 7वीं क्लास का बच्चा भी जानता है। राज्य और समाज का अंतर, सरकार का अंतर यह होता है कि सरकार आती जाती रहती है, राज्य बना रहता है। राज्य में जुडिशरी है, यानी न्यायपालिका है, विधायिका है यानी संसद है, और कार्यपालिका है। इसके साथ साथ राज्य के अंग में सेना भी है, राज्य के अंग में राष्ट्रपति जी जो संसद के पार्ट थे वो भी हैं, राज्य के अंग में सारी कानून व्यवस्था, कानून की जो पूंजी है वो सब है, और राज्य की का हिस्सा जनता होती है। तो औपनिवेशिक काल में हम कहते थे कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट, हम राज्य के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जो कहा, संभवतः भारत का कोई भी व्यक्ति उनका स्पीच राइटर नहीं है। निश्चित रूप से यह भाषण उनका विदेश से लिखकर आ रहा है, क्योंकि कोई भी भारतीय, कम पढ़ा लिखा भी भारतीय, राजनीति को कम समझने वाला भी भारतीय, वो नहीं कर सकता है। आलोक जी एक अच्छे प्रवक्ता है, बहुत तार्किक बात करते हैं, लेकिन आज अपने नेतृत्व का वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो मीडिया पर 10 मिनट भाषण देते रहे। देख आलोक जी, मीडिया से हमें भी संघर्ष होता है, लेकिन हर युग में, हर समाज में मीडिया की राकेश सिन्हा जी के बीच में एक शब्द नहीं बोलेंगी, बार बार बोलेंगी,
मैंने इसलिए रोका था आपको। अरे सर, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे थे। आप तो मीडिया पर ही प्रवचन देने लगे थे और अब भी आप मुद्दे को डिरेल करना चाह रहे हैं। बायस सवाल पूछ रहे हैं, आप आधा कट करके सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी मुश्किल क्या क्या है। राहुल गांधी ने सर ऐसा सेट गोल कर दिया है कि कांग्रेस को हिट विकेट राहुल गांधी कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए आपकी बौखलाहट समझ में आ रही है। आप लोग एजेंडा हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, मैं अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही हूँ, प्लीज आप राकेश सिन्हा जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ राकेश सिन्हा जी को लेकर आइए, ऐसे चर्चा नहीं होगी। राकेश सिन्हा जी को लेकर आइए मेरे साथ। अरे सर, वो अपनी बात रख रहे हैं ना और मुद्दे पर बात रख रहे हैं, तो मैं उनको क्यों टोकूंगी? आप भी मुद्दे पर बात रखिए, आपको भी नहीं टोकूंगी। आइए राकेश जी। देखिए हम लोग सब राष्ट्रीय चैनल पर हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग कम से कम ऐसी बातें ना करें जो हम स्वयं अपनी निंदा कर लें। 3 बातें मैं यहाँ रखूंगा, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा जी। कि राहुल गांधी ने जो आज स्टेट के खिलाफ संघर्ष कहा, वो संभवतः यह नक्सल का शब्द है, यह शब्द विदेशियों का शब्द है। यह शब्द तब प्रयोग किया जाता जब औपनिवेशिक काल था, यानी सिविल वॉर की बात कर रहे हैं और अराजकता को आमंत्रित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ रहते रहते हुए स्वयं अरविंद केजरीवाल बनते जा रहे हैं। एक दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं, राहुल गांधी कहते हैं संघ ने सभी संस्थाओं को कब्जा कर लिया। मैं एक उदाहरण देता हूं, देश का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इस देश में है, जो नई दिल्ली में स्थित है, 3 मूर्ति में है। हम सब वहां पढ़ने लिखने जाते हैं, देखने जाते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी होता था, उसमें पंडित नेहरू जी का था, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका रखा गया था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने उसको प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी कहा। उसको नरेंद्र मोदी मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी नहीं बना रहे हैं, वो अपनी मां के नाम पर लाइब्रेरी नहीं बना रहे हैं, वो किसी संघ के नेता के नाम पर नहीं बना रहे हैं। उसमें सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन से जुड़े हुए पक्ष को रखा गया। भारत की जनता क्या सिर्फ नेहरू के जीवन काल में सिमट जाना चाहती है? क्या भारत की जनता को सिर्फ नेहरू की स्मृतियों में खो जाना है? उसमें देवगौड़ा जी भी हैं, उसमें आई.के. गुजराल जी भी हैं। अब संघ के तो चुने गुने 2 प्रधानमंत्री हुए, अटल जी हुए, अब नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, सारे प्रधानमंत्री तो कांग्रेस कुनबा से आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं, लाल बहादुर 2 बार। इसलिए संस्थाओं पर कब्जा करने की बात जो राहुल गांधी कहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इस देश की नागरिकता समाप्त कर लें? हमारी जिसकी योग्यता हो जा रहा है, और जुडिशियरी पर यह कमेंट करना, यह आक्षेप करना कि जुडिशियरी के लोग एबीवीपी और आरएसएस के रिकमेंडेशन पर जा रहे हैं, यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मुझे लगता है रोमाना जी अपने आप को उस कमेंट से अलग कर लीजिए। तीसरी और अंतिम बात मैं कहूंगा कि आरएसएस से राहुल गांधी कांग्रेस का क्या द्वेष है। वास्तव में संघ जिस विचारधारा को लेकर चल रहा है, जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चल रहा है, वह कांग्रेस की बुनियाद को कमजोर करता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश को कभी भी इसकी संस्कृति से जुड़ना नहीं चाहती। पूछिए कांग्रेस के इतिहास में 1885 से लेकर 1947 तक और 47 के बाद लेकर अब 2024 तक कांग्रेस ने इस देश की संस्कृति पर कितनी बार प्रस्ताव पारित किए? कांग्रेस ने अपने कांग्रेस और संपूर्णानंद सुन लीजिए और 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूं। कांग्रेस में संपूर्णानंद जी थे जो सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे। कांग्रेस में पुरुषोत्तम दास टंडन थे जो राष्ट्रवादी थे। कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस में जो लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल का आप मैसेंजर को शूट नहीं करेंगे सर, आप तर्क के साथ जवाब देंगे। आ रही हूं आपके पास, सुन लीजिए जरा, जवाब तैयार रखिए अपना। मैं अपनी बात अंत कर दूं, एक पंक्ति मैं अपनी बात अंत कर दूं। जी सर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के बोझ थे, अब ये पूरे देश की राजनीति के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। चूंकि इनके शब्द न्यूयॉर्क टाइम्स में जाएगा, वाशिंगटन पोस्ट में जाएगा, वो देश दुनिया के सभी अखबारों में जाएगा। दुनिया में हम एक ऐसी छवि दे रहे हैं कि भारत में अराजकता और सिविल वार। सही बात है। अब जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, आपने सुना देश से माफी मांगे या संसद से यहाँ मैसेंजर को शूट करने की बजाय सर सिलसिलेवार तरीके से इन आरोपों पर जवाब दे दीजिए। आलोक जी, आरएसएस का बहुत स्तुति गान हुआ। आलोक जी प्लीज आइए जल्दी से। अरे मनोज काका जी की आवाज थोड़ी कम कीजिए मेरे साथ। आलोक जी को लेकर आइए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ। गौरव भाटी रोमाना जी जाना है, मनोज जी फिर आ रही हूँ। रोमाना जी, आलोक जी, रोमाना जी देखिए, मेरे बीच में मत बोलिएगा। जिस तरह से आपने आरएसएस के प्रवक्ता को बोलने दिया, 3 लोग बीजेपी के बैठे हैं, मुझे भी बोलने दीजिए। पंडित नेहरू से बात शुरू करते हैं। पार्टी वाले पंडित नेहरू के मेमोरियल को क्यों बता दिया? ठीक है, बस इतना बता रही थी। चलिए, मैं तो आपको इंक्लूड कर रहा हूं ना, मैं तो आपको इंक्लूड कर रहा हूं। तीसरा, अब सर क्योंकि मेरे मन में तो कोई मैल था नहीं सर, इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप मुझे इंक्लूड कर रहे हैं।
मैं तो एंकर हूं अरे सर, भाई, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं सर। अब आप खुद ही डिरेल कर रहे हैं, प्लीज जवाब दे दीजिए सर। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मैसेंजर को शूट मत कीजिए सर। मेरे मन में ना कोई चोर है ना कोई मैल है आलोक जी। आपके पास जवाब नहीं है, ये मैं समझ रही हूं, और फिर नॉनस्टॉप आपको समय दे रही हूं बोलने के लिए। आपका समय शुरू हो रहा है सर। देखिए, दर्शक देख रहे होंगे कि कितना नॉनस्टॉप आप बोलती हैं, मुझे नहीं बोलने देती। वापस आता हूं मुद्दे पर। पंडित नेहरू से शुरू करते हैं। पंडित नेहरू के मेमोरियल को तोड़ना, इनके पंडित नेहरू के विचारों को तोड़ना, पंडित नेहरू को बदनाम करना आरएसएस के डीएनए में है, और डीएनए बदलता नहीं। डीएनए देशद्रोह का हो तो वो देशद्रोही करेगा ना। आरएसएस के लोगों ने देशद्रोह का काम किया अंग्रेजों का साथ देकर। स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी करके इन्होंने पूरी तरह से देशद्रोह का काम किया। हम कह रहे हैं आप मेमोरियल बना देते, 4 बनाओ ना मेमोरियल, किसने मना किया? आप प्रधानमंत्रियों के मेमोरियल बनाना चाहते हैं, आप 10 बनाइए, लेकिन पंडित नेहरू के जो मेमोरियल हैं उसको हम बदलेंगे, ये मानसिकता है, ये कुत्सित मानसिकता है, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा साहब राज्य में तो विधायिका है। अरे भाई, विधायिका को कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अगर बायस्ड है और लाखों वोट नए जुड़ जाएंगे और इलेक्शन कमीशन पक्षपात पूर्ण तरीके से काम करेगा, तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, हम न्यायालय में भी जाएंगे, हम सड़कों पर भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। बात आती है फिर कार्यपालिका की। कार्यपालिका की आज हालत यह है कि तमाम जितने अधिकारी हैं घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल पूछ सके। सीएजी की क्या हालत कर दी है तो आपने भी देखा, हमने भी देखा है। जिस तरह से न्यायपालिका के ऊपर मैंने प्रश्न उठाया, न्यायपालिका के तमाम जो फैसले हैं वो तमाम कटघरे में खड़े हुए हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले पर अहमदाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो सवाल उठाया है, वो शायद किसी मीडिया ने नहीं दिखाया होगा कि रेप के अंदर 3 साल की सजा दे दी गई है। राहुल गांधी के ऊपर भी इतना मोटा बंडल लगाया था वहां से अहमदाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था वो भी देखा होगा। आप देखिए कि किस तरह से एक विचारधारा के लोग जुडिशरी में घुस रहे हैं। हालत यह है कि मोदी जी का हाई कोर्ट के अंदर जन्मदिन मनाने का काम हो रहा है। क्या ये सही नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? आप लोग केवल और केवल बीजेपी की भाषा बोलते हैं रोमाना जी, इसलिए आप लोगों के ऊपर गुस्सा आता है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो पूरा परिप्रेक्ष्य में सुनाइए उस बात को। उस बात को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मामले में बोला है कि जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर की रिक्रूटमेंट है, तमाम चीजें हैं, वो गलत है। आपने चंडीगढ़ में देखा होगा कौन था वो मसीह। वो मसीह आज भी क्यों खुला घूम रहा है, जिसने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की। ना इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई की। वो व्यक्ति एक दिन भी जेल के अंदर नहीं गया। तो क्या इलेक्शन कमीशन से हम लड़ाई करें कि नहीं करें? टीवी चैनल्स पे 4-4 प्रवक्ता आप लोग बैठ जाते हैं बीजेपी की तरफ से। ठीक है, हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। ठीक है, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात विस्तार से रखी। अब मैं गौरव भाटिया के पास चली हूँ। वैसे बस इतना कहना चाहती हूँ मैं कि राहुल गांधी जो हैं उनकी अंग्रेजी बढ़िया है। वो तो बहुत ही अंग्रेजी याफ्ता एक शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, और ऐसे में राहुल गांधी को अगर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना था तो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते नहीं है मोदी जी की तरह से। राहुल और आपकी भाषा राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की है उससे पता चलता है कि आप गोदी मीडिया हैं। अरे सर, मैंने उनकी तारीफ ही की है कि अंग्रेजी आप राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, आपका तो काम वो नहीं है। तो उनका हाथ तंग है, वो सीधे इलेक्शन कमीशन का नाम ले देते, लेकिन जब वो इंडियन स्टेट कहते हैं सर, तो उनको ये पता है कि वो निशाना कहां साध रहे हैं। एजेंडा दिया है, आप उस एजेंडे को चला रही हैं ना, इसीलिए बड़ा सवाल आप एजेंडा चला रही हैं, एजेंडा चलाइए। तो फिर राहुल गांधी की इसको आपने एक बार भी बताया या फिर जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ ये बोला गया, ये अति चतुराई दिखाने के चक्कर में सेल्फ गोल कर लिया गया है। गौरव भाटिया।